अभी ये प्रेस वार्ता शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। इस प्रेस वार्ता का ढांचा हम ये रखेंगे कि पहले आनंद सर अपनी कुछ बातें करेंगे, संबोधन करेंगे, और उसके बाद जो आपके सवाल होंगे वो एक एक करके हम लोग सवालों को लेंगे। संबोधन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। सर जी बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबका मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने इतना वक्त दिया और एक मौका दिया अपनी बात रख पाने का, जो कि काफ़ी दिनों से हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है जगह पे। तो शुरुआत ऐसा है कि आपको पता है कि जब हमने शुरुआत किया था कि अपनी आईपीएस की नौकरी जब छोड़ के हम आए और यहाँ पे ये था कि टिकट मिलेगा हमें, बट टिकट नहीं मिला, तो लोगों ने एक नैरेटिव स्टार्ट किया कि अब ये हफ्ते भर में चले जाएंगे। फिर लेकिन हम नहीं गए। फिर नैरेटिव शुरू किया गया 15 दिन में चले जाएंगे, इनको ले जाया जाएगा, बट हम नहीं गए। फिर नैरेटिव शुरू किया गया कि इनके लिए कुछ आ रहा है, कहीं बुलावा आ रहा है, कोई आ रहा है लेके चले जाएगा, 30 तारीख होते होते चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए। फिर नैरेटिव आया, अब देखिए नॉमिनेशन कौन कौन भरता है पहले, उसके बाद बात की जाएगा। तो ये नॉमिनेशन तो पहले भरे, वो नहीं भरेंगे नॉमिनेशन, लेकिन हमने नॉमिनेशन भरा। फिर हुआ कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नैरेटिव चालू किया गया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर नया नैरेटिव शुरू किया गया है कि अभी देखते रहिए, धीरे धीरे अब किसी एक पक्षधार हो जाएंगे, कुछ और बातें करेंगे। तो लेकिन ये भी नहीं हो रहा, मैं अपनी पक्ष रख रहा हूँ, बक्सर का पक्ष रख रहा हूँ। तो ऐसे ही नैरेटिव्स के इस पूरे सिलसिला से गुजरते हुए अब हम 1 जून की तरफ आ गए हैं कि जबकि हम अपना क्रमांक संख्या 8 लेके, सेब छाप लेके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, और लोग अभी भी इस पे नैरेटिव्स बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी देखिए इनको कितने वोट ही मिलते हैं। तो ये करते करते हम चुनाव जीत भी जाएंगे और ये नैरेटिव्स का सिलसिला बंद नहीं होगा। तो आप लोगों को क्यों ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब मैं देखिए हमारे टीम का अकेला ही सूत्रधार जैसा मैं दौड़ रहा हूँ, हर जगह सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ, खुद ही का स्टार प्रचारक भी मैं ही हूँ, कैंडिडेट भी मैं ही हूँ, ऑर्गेनाइज भी मैं ही कर रहा हूँ, और साथ में हमारी टीम है जो सपोर्ट करी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाती। तो इस सब चीज़ में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे आप लोगों का प्रेम से मैं पर्सनली वंचित रह जा रहा हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, जिसके चलते पब्लिक तक नहीं पहुँच पा रही है। तो आपका बहुत धन्यवाद जो आप आज आए और इस तरह से हमारी बात कवर कर रहे हैं। तो 2-3 पॉइंट्स थे, आप देख रहे हैं कि ये चुनाव जैसे ही शुरुआत उस पर हुआ तो लोगों ने हल्के में लिया, पहले हम लोगों को एकदम से रूल आउट कर दिया कि कुछ है ही नहीं, और आज एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका अगर पेज खोल के देख लेंगे तो हर दूसरा पोस्ट हम ही को इंडिकेट करता नजर आएगा, डायरेक्ट नहीं भी बोले तो हमारे बारे में ही बात करते हैं। फिर किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है एक निर्दलीय कैंडिडेट को रोकने के लिए, तो आप इससे भी काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। और तो और जब लोग सुनिश्चित हो जाते हैं कि उनकी हार पक्की है, तो मेरे ही नाम का मेरा ही एक क्लोन तैयार किया जाता है जो कि दूर दूर तक असली जीवन में मेरे जैसा नहीं है, उसकी फोटो एडिटेड करके उसका एफिडेविट डलवाया जाता है, उसका नाम जो है वो उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन गलत एफिडेविट बना के उसका नाम मेरे नाम से मिला के डाला जाता है ताकि पब्लिक को भ्रम में डाला जा सके और गुमराह किया जा सके। तो इस तरह की हरकतों में जब इतने बड़े दल से आए एक प्रत्याशी करते हैं तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना हार स्वीकार कर लिया है। अब बस अपनी राजनीतिक करियर को बचाए रखने के लिए उनका मेरा हारना उनके लिए जरूरी बन गया है, और इसलिए अब वो भी क्योंकि उनका तो बक्सर से कुछ प्रेम नहीं, तो जरूर कैसा चाहेंगे कि बक्सर का को एक अच्छा प्रत्याशी ना मिले, एक अच्छा कैंडिडेट ना मिले, और इसी बहाने वो अपने पुराने मित्रों के साथ अपनी मित्रता भी निभा ले और उनको जिता के आगे बढ़ाए। और इसी में वो हम पे ही ब्लेम लगाए, क्योंकि अब हारेंगे तो किसी पे तो ठिकरा फोड़ना पड़ेगा, तो हम पे ठिकरा फोड़े कि इनके चलते हम हार गए, जबकि कहानी क्या है आप देख लीजिएगा। 4 तारीख के सब कुछ को सामने रखेगा। तो इन सब बातों के बीच में मैं आपको ये भी कहना, आज हम अपना एक एजेंडा पॉइंट भी है जो हम आपके सामने रखेंगे कि हमारा विकसित बक्सर और हमारा संकल्प क्या है, जो कि मैं डे 1 से कहता हूँ कि हमारा यहाँ पे आना सिर्फ एकमात्र मकसद लेके आए हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो यहाँ पे ऐसे। और जबकि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा टिकट नहीं मिलने के बाद भी हमारा एक होली मिलन समारोह था, उसके जस्ट नेक्स्ट दिन था, तो उस दिन हमने कहा भी था कि हम हफ्ता 10 दिन देखते फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। हमने तब तक वेट किया कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया और ये समझ में आया कि जिसको भेजा गया है वो अपने घर में एक विधानसभा सीट वो खुद का हार चुके हैं, वो एक
लूज कर चुके हैं, वो आके दूसरे जगह पे, हमारी जगह पे आके 6 विधानसभा से बना हुआ एक लोकसभा को जीतने के लिए वो दावा ठोक रहे हैं। तो ये सब देखा, प्लस बाकी सब चीजें जब आप देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि ये मेरी मिट्टी, मेरा देश, मेरी धरती, मेरे लोग, मेरे अपने लोग हैं जिनके लिए मैं अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आया हूँ। क्या मैं ऐसे लोगों के हाथ में इसको जाने दूं? हर पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा जिससे मैं चाहता, बाकी दलों की भी बात कर रहा हूं। क्या मैं ऐसे लोगों के हाथ ये जाने दूं जिसे मुझे पता है कि वो हमारी धरती के लिए, हमारे क्षेत्र और हमारे लोगों के लिए वो कल्याण भाव से नहीं काम करेंगे? वो वहां का बस नेता बनना चाहते हैं, नेतृत्व नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारा तटस्थ होकर काम करना जरूरी। आपको पता होगा कि हमने जमीन पे काफी मेहनत किया, हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं, दरवाजे जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने गांव में ये भी पूछ लिया कि बेटा क्या आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो जो दरवाजे पहुंच रहे हो? तो इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जो हमसे अभी तक छूट गए हैं। तो मैं लेकिन उनसे भी ये प्रॉमिस किया हूं कि मैं 4 तारीख के बाद सबसे पहले उन गाँवों को कवर करूंगा जहां तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन अभी हम कल से एक सिलसिलेवार तरीके से 6 विधानसभा में हम जा रहे हैं, मास रैली करते हुए जाएंगे और जितने भी बड़े जगह है जहां भी अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जमीनी हकीकत आज के दिन में ये है, अगर आप कोई भी जाके एक सही तरीके से जानने की कोशिश करें तो हम लोग जीत रहे हैं चुनाव इस बार। और हम लोग जीत रहे कहने का मतलब तो ये बक्सर की जनता चुनाव जीत रही है। और जो लोग बक्सर की जनता, जो युवा हमारे साथ हैं, उन लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि ये लफुआ है जो हमारे साथ है और उसी लफुआ का वोट भी मांगते हैं, उसे लफुआ कहते हैं और ये नहीं समझते कि ये लफुआ को लफुआ किसने बनाया, 10 साल से कौन राज कर रहा था। तो इस बात का उनके पास जवाब नहीं और उन्हीं लफुआ के माँ बाप से भी वोट मांगते हैं। तो एक ऐसे सिचुएशन में हम आ गए जहाँ पे इस जमीन की अस्मिता की लड़ाई है, हमारे सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये युवा जिसके लिए मैं एक सफलता का रास्ता देख के आया हूँ, मैं जहाँ पे खुद एक सफल व्यक्ति रहा हूँ अपने जीवन में, मैं वहां से अपनी जगह को छोड़ के आया हूं ये सोच के कि मैं इस सफलता की कुंजी को अपने भाइयों में, अपनी बहनों में बांटूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। वहीं लोग जो अपने जीवन में असफल रहे हैं हमेशा, वो दावा ठोक रहे हैं कि वो नेतृत्व करेंगे। असफल लोग हमारे लोगों को असफल बनाने के नेतृत्व करने के लिए आए हैं और ये बरगलाया जा रहा है लोगों को कि हम आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो राजद जीत जाएगा। मतलब उन्होंने लगता है ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है क्या, कि जब आप आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो आनंद मिश्रा जीतेगा, राजद कैसे जीतेगा? तो ये बात लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती है। युवाओं को समझते हैं कि ये 100 रुपए दे देंगे, उनको टी शर्ट पहना देंगे, गमछा दे देंगे तो युवा उनके चक्कर में बरगला जाएंगे। ये नहीं समझते कि हर बार जब इलेक्शन आता है, हर बार जब चुनाव आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। कई लोग आए करके गए, अभी और कई लोग आएंगे जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं। उनके ही पुराने वीडियोस हैं जिसमें वो लोग कहते नजर आएंगे कि हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज आके ऐसी बात करती है और वही लोग आके यहाँ पे चुनाव के टाइम पे ऐसी बातें करेंगे। तो पिछले उनसे ये भी पूछने की जरूरत होगी कि पिछले 10 साल से तो आप नहीं थे, तो आपने क्या किया इन 10 सालों में? हमेशा चुनाव के वक्त क्यों आप आके प्रोमिस करते हैं कि अब अगला 5 साल मैं ठीक कर दूंगा? तो इस तरह से ना बरगलाएं। और अंतिम बात करके मैं आपके क्वेश्चन लूंगा कि ये जैसे बचपन में आपने कहानियां सुनी होंगी ना कि लोगों को डराते थे बच्चों को कि बुढ़िया माई पकड़ के ले जाएगी, बाबा झोला में भर के लेके जाएंगे। वैसे ही आज यहाँ की जनता को और यहाँ के वोटर्स को डराया जा रहा है कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो वो आपको लिए बुरा कर देगा, वो आपके लिए गुंडा राज ले आएगा, जंगल राज ले आएगा। अरे भाई साहब, मैं एस्टैब्लिश पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, मुझे आने तो दीजिए, मैं देखता हूँ मेरे रहते कौन यहाँ जंगल राज और गुंडा राज लाता है। मुझसे बेहतर सेफ्टी सिक्योरिटी कौन दे सकता है बक्सर को? मुझसे बेहतर कौन वो आदमी होगा जो विकास के लिए एक एजेंडा खड़ा करके और उस पर एग्जीक्यूट करने की भी एबिलिटी रखता होगा? ऐसा कौन प्रत्याशी आज के दिन में है जो लोगों के साथ जमीन पे जाके मिलता है, जमीन पे उनके साथ जुड़ता है और उनकी जमीनी हकीकत को अपनी हकीकत मान के उसके लिए काम करने को तैयार है? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए, वो अपना सब छोड़ के आया है अपने लोगों के बीच में काम करने के लिए? ऐसे प्रत्याशी को डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, लोगों को बरगलाने की कोशिश कि आपको हम उठा के लेके जाएंगे, है ना, और आप लफुआ लोगों के साथ घूम रहे हैं और लोग मतलब आप इनको वोट देंगे तो कोई और जीत जाएगा। तो मुझे लगता है ये सरासर ही ये एक गुमराह करने का पॉलिटिक्स है। और यही नहीं, मैंने इस पे भी जो कंप्लेंट डाला है, जो एक मेरे नाम का ही एक बंदा और खड़ा कर दिया गया है जिसने कि अपनी फोटो एडिट की है, मेरे जैसा गमछा बंधवाया गया उसको, उसका हेयर स्टाइल दूर दूर तक मेरे ऐसा नहीं, मेरे ऐसा एडिट करके हेयर स्टाइल डलवाया गया।
मैं मुस्कुराता हूँ तो उसको हंसा के फोटो खींचा गया है। जिस फोटो को आप देखेंगे सामने उन भाई साहब को हंसवा के देख लीजिए, वो शायद हंसना भी ना चाहे। और उसके अलावा आप उनको सामने खड़ा कर लीजिए, वह तस्वीर दो अलग। इस पे मैंने कंप्लेन भी किया है, ईसीआई को भी कॉपी दिया, ऑब्जर्वर को दिया है, कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा मैंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, जिनमें इन भाई साहब का नाम है आनंद कुमार मिश्रा। इनके जो पैन कार्ड के डिटेल्स है इनकम टैक्स से एक फोन कॉल में आपको मिल जाएगा। वो वेरीफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके जो लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर होंगे इनसे आप वेरीफाई कर लिए, एक झटके में एक क्लिक पे आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही इस पे नहीं हुई है कि एक आदमी अपना नाम बदल देता है और गलत एफिडेविट डालता है और उस पे वो जाके वो लोगों को, पब्लिक को बरगलाता है। तो क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात का संज्ञान ले रहा है? तो ये चीज देखने की बात है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास दो ऐसे मेरे सिपाही मित्र है जो कि कहीं और है, वो फोन करके बोले कि भैया गलती हो गई। बोले कि क्या गलती हो गई? भैया गलती ये हो गई कि हमने एक दूसरा आनंद मिश्रा को वोट दे दिया। मतलब कि बाद में हमें पता चला कि वो एक 7 नंबर पे आपका, हमें सुना था कि आप 7 पे आएंगे, बाद में मेरा क्रमांक संख्या भी बदल दिया गया था। तो उस पे मैंने देखा, वो देखने में एकदम आपके जैसा था, आनंद मिश्रा ही लिखा था। तो हमें लगा कि वो आप ही हैं, और उसमें कोई सिंबल नहीं था, बैलेट पेपर में सिंबल भी नहीं था, सिर्फ नाम देके छोड़ दिया गया था। तो हम कंफ्यूजन में हमने तो उसको डाल दिया। अब हम क्या करें? आप बीएम साहब से बात करिए, आप हमारा चेंज करवाइए। मैंने कहा बाबू ये तो नहीं होगा। तो देखिए ये बरगलाने की कहानी शुरू हो चुकी है। पढ़े लिखे लोग भी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। आप सोचिए कि यहाँ की जनता को क्या अपनी एक सच्चाई से और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का हक नहीं बनता है? तो इस तरह का इलेक्शन होगा हमारे देश में, जहाँ की एक इलेक्शन मतलब एक चुनाव लड़ना मेरा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अब हमें रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों को झूठ और फरेब के बेसिस पे आप बरगलाते हैं। एक ऐसे प्रत्याशी आते हैं महाशय जो खुद हार चुके हैं और अपनी साख बचाने के लिए एक यहीं के बेटे को, यहीं के भाई को, यहीं का जो शायद आज के दिन में सबसे योग्य प्रत्याशी रहा है, उसको भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो आप ये जनता के सामने समक्ष है कि जब एक आदमी बाहर से आता है, उसकी सहानुभूति नहीं होती उस जगह के लिए, और उसकी सेंसिटिविटी जीरो होती है उस जगह के लिए, जहाँ की जगह के कल्याण के लिए नहीं, वो अपने कल्याण के लिए आया होता है। आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। जब आपका जो देखिए 7 से जो 8 कर दिया गया, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। ये चीज पहले रूप में ही प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन फिर भी इसमें जो बदमाशी की गई है, ये उस प्रत्याशी से बदमाशी करी गई है और उसके आकाओं से बदमाशी की गई है कि जिन्होंने अपना असली नाम नहीं डाला। वो अपने नाम में, वो आनंद कुमार मिश्रा में अपने नाम को डबल ए कर देता है ताकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ जाए, न के ऊपर बिंदी लगाता है और हर वो प्रयास करता है जिससे कि किसी ना किसी टेक्निकल रीजन से अपने नाम को ऊपर ला सके। तो इस पे मैं बोलता हूं, इस पे एफआईआर होना चाहिए, इस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इस आदमी को जेल जाना चाहिए और उसको करवाने वाले को भी जेल जाना चाहिए कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन जैसे पवित्र एक क्या कहें, एक इलेक्शन जैसे पवित्र जो आयोजन है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा और खिलवाड़ कर रहा। इन मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं आपको ये विकसित बक्सर हमारा संकल्प जो है ये मैं आपको हैंडओवर करूंगा, आप देखिएगा। मैं आपको ब्रॉड लाइन्स पे बता देता हूं कि हमारे जो मुद्दे हैं, ये एक तो जो मैं ब्रीफली सबको बताता हूं वो ये है कि मैं अवसर क्रिएट करूंगा यहाँ पे। आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए अवसर क्रिएट होगा। मोटे मुद्दे अगर आप हमसे बात करेंगे कि हम नागरिक सेवा अनुप्रदान का जो है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे सरकारी प्रोग्राम्स हैं जो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, उसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये भी इंश्योर करूंगा कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो जमीन तक पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो बेस्ट, मैं कहता हूं आपको, मैं एक आदर्श कानून व्यवस्था बनवा के आपको बक्सर में प्रोवाइड कराने वाला हूं। स्पेशली हमारे जो व्यवसायी बंधु हैं, जो वाणिज्य के साथ जुड़े हुए बंधु हैं, जो किसी एक पार्टी विशेष के लिए किसी दिल में एक जगह रखते हैं, उन्हें यह समझना बहुत मैं उनके लिए अपील करूंगा कि आप ये समझिए कि आपकी सुरक्षा का बेस्ट दायित्व कौन ले सकता है, क्योंकि आप जमीन पे आपको सुरक्षा चाहिए, किसी पार्टी विशेष से सुरक्षा आपको नहीं मिलता। और नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं बताऊं, ये एक नैरेटिव अगेन बनाया गया है कि युवाओं को प्रभावित। आप आइए हमारे साथ जमीन पे, आप देखिए वृद्धों को, देखिए जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां बच्चियां हैं, आप आके जमीन पे देखिए किस तरह से मुझसे जुड़ते हैं, रोते हैं, मुझे बिलखते हैं, पकड़ लेते हैं, गले लगा लेते हैं। युवा आपको नजर इसलिए आता है कि वो इंजन है समाज का, वो आगे आगे चलता है, वो नारे लगाता है, वो दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, बहुत
छोटा परसेंटेज है जो कि डेडिकेटेड सो कॉल्ड आपके कार्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है किन्हीं पार्टियों के झंडे उठाने में। वो अब डरते हैं इस बात से कि पूरी जिंदगी जिस आइडेंटिटी के साथ बिता दी, अब लास्ट में कहीं वो परिचय ना छिन जाए, इससे अनमने भाव से कल शाम की एक मीटिंग में आपको बताऊंगा। एक शाम की कल मीटिंग में एक भाई साहब जो कि कहते हैं कि मैं दिया छाप के टाइम से हम साथ में हैं, जनसंघ के टाइम से साथ में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं सिर्फ इसलिए अब साथ में हूँ क्योंकि हम अब क्या करें, कहाँ जाए, इतने साल का परिचय कहाँ नष्ट करें। हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ है, क्योंकि हमारी बात यही रही भाई साहब, आपको बताऊं कि बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई, ये सारी जिम्मेदारी हमने ली है और सारे वर्ग को हम साथ लेकर चलते हैं। महिलाओं के लिए मेरे पास सारे एजेंडे जिसकी मैं बात करता हूं आपको, इसमें महिलाएं सम्मिलित हैं। और इसमें मैं बताऊं स्पेशली महिलाओं के लिए जो आप देखें कि नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, वो चाहे एक बेसिक आप सैनिटेशन फैसिलिटीज कह लीजिए, आप जब बाजार में जाते हैं आप बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी कर लीजिए, आप गंगा में नहाने देखिए इतनी महिलाएं आती हैं, आप आइए रामरेखा घाट पे देखिए कपड़े बदलने का फैसिलिटी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से लेके उनके जो स्वास्थ्य के इश्यूज हैं, महिलाओं की पढ़ाई की इशू है। आप ये अगर सर्वे रिपोर्ट्स कुछ उठा के देखेंगे तो हार्डली 33% से ज्यादा लड़कियां नहीं है हमारी जो 10वीं के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है उनको समाज में। तो हमारे इतनी बड़ी एक 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्यों ना हर ब्लॉक में हमें कॉलेज खोल सकते हैं, जहां से कि हमारी बेटियों को दूर जाने का झमेला ना सहना पड़े और हमारे जो पेरेंट्स या जो बुजुर्ग हैं उनको ये तकलीफ ना हो कि बच्चों को बाहर कैसे भेजें। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा के बारे में हमें काम करना है। हमारे यहाँ पे बक्सर में आपको जान के हैरत होगा इस बात को, अभी भी हम कहीं ना कहीं अंडर एज मैरिजेस हो रहे हैं। हमारे समाज में आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है जो कहीं ना कहीं दबी हुई है। ये मेरे नजर में आया है, कम उम्र में शादी हो रही है, बहुत कम उम्र में बच्चे हो रहे हैं, इससे स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, सामाजिक इश्यूज आ रहे हैं और हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको बढ़ने की प्रॉब्लम्स बहुत, मतलब कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही है। सिलाई कढ़ाई करके बच्चियां जो हैं उनको उतने में करके शादी करा दी जाती है, उसके अंदर छुपा एक फैशन डिजाइनर हो सकता है, इस पर किसी का चर्चा नहीं है। हमारी बेटियां अच्छा स्पोर्ट्समैन है लेकिन उनके पास एक खेलने का सुविधा नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम महिलाओं को साथ लेके चलते हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, मैं दिव्यांग जो हमारे समाज के हैं मैं उन पे भी ध्यान रखता हूँ। हमारे बाकी और भी समाज के अलग अलग वर्ग, फॉर एग्जाम्पल शिक्षक पे मैं उनका बता रहा हूँ, मैं इस अपने चुनाव के बाद मैं उनका माउथ पीस होकर निकलने वाला हूँ। जब तक आप शिक्षा सुधारने के लिए शिक्षक की अवस्था नहीं बेहतर करेंगे, अब हमारा शिक्षा नहीं सुधर सकता। इस तरह से मैं समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता हूँ। इसीलिए मैं कई बार आपको कहा कि हम निर्दलीय नहीं है, सर्वदलीय। देखिए इससे क्या होगा, माननीय प्रधानमंत्री एक पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आएंगे अपने विजन्स के बारे में बात करेंगे। वो पहले भी आए थे, लगभग हर 5 साल में एक बार आते हैं। जब चुनाव आता है वो हर 5 साल में एक बार आते हैं और अपने जो प्रत्याशी होते हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रत्याशी अभी इतने कमजोर हैं कि वो सपोर्ट से नहीं होगा मुझे लगता है, क्योंकि लोगों ने यहाँ मन बना लिया है, लोग समझ चुके हैं। और जो लड़का जमीन पे इतने दिन से मेहनत कर रहा है, गांव जा रहा है, घर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, लोग उनको देखने जाएंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, सादर उनको प्रणाम करेंगे और उसके बाद वो एक उनके लिए एक अच्छी यादगार रखेंगे कि हर 5 साल में जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो इस बार 5 साल में जो बच्चे बड़े हो गए उनसे उनकी मुलाकात होगी। बस नहीं, ऐसा नहीं बोले। वो तो देखिए मैं मानता हूं कि वो तो हमारे लिए स्टार प्रचारक के रूप में आए थे, मैं यही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप ध्यान से सुनिए बात को, ये जो कुछ इनके जो मीडिया सेल वेल है ना, और ये जो झूठ पे चलते हैं है ना, और गुड़िया माई ले जाएगी, बाबा बाप के बोरा में भर के ले जाएंगे, ये जो कहानियां चलाने वाले जो लोग हैं, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ जो बचपन की बातें, क्योंकि ये सर बचपना कर रहे हैं, इसीलिए बचपन याद दिला रहा हूँ कि ऐसी बातें नहीं। उन्होंने क्या कहा कि इनका वहां पे घर है, इनको मैं वहां ले जाऊंगा। तो ये मैं बताऊं कि देखिए असम की जनता जो है मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत सत्कार और आदर करती है। मेरा भाव भी उनके लिए वैसा है क्योंकि हमने साथ किया है, काम किया है वहां पे, और इसके लिए उतना ही है। और ये यहाँ के लोगों के मन में एक होता है ना कि आप दुविधा क्रिएट करने के लिए ये चले जाएंगे, भाई साहब मेरा ना कौन सा आसाम में घर है, अगर है तो मेरे चाबी मंगा दीजिए घर के, मैं एक बार घूम के तो आओ, देखिए कि मेरा घर कौन सा है वहां पे। ये दूसरी देखिए बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कराओ कि मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आप इस बात पे कि लोगों को बरगलाने के लिए कहा गया है, उनके कार्यकर्ता में ये दम भरने के लिए कहा गया है कि आप
डरो मत, इनको हम ले जाएंगे, ये चले जाएंगे, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि हम जनता ने मन बना लिया है, बक्सर ने मन बना लिया है, जब सब आपकी बक्सर जीत रहा है और हम यहाँ से सिर्फ संसद तक जाएंगे और हम रहेंगे यहीं। की बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपना बीजेपी का नहीं पता, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो प्रत्याशी उन्होंने अपना हार मान लिया है, इसमें कोई शक नहीं, वो हार मान चुके, उनको पता है कि वो चौथे पांचवें नंबर पे आएंगे। मंत्री हेमंत बिस्वा ने किस तरह का वक्तव्य को संबल मिले, है ना, संबल मिले कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम मतलब हम मजबूत हैं, तो इसलिए किया जा रहा है। लेकिन ये बक्सर की जनता अब यहाँ बेवकूफ बनने वाली नहीं है। पिछले कई सालों से हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, अब की बार हम अपनी नियति का फैसला हम खुद करें। 15 मिनट वक्तव्य में 3 मिनट लेके मैं भी आया हूँ किसानों के लिए, लेकिन यहाँ चकबंदी, लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स के जो इशू है, ये इस पे हम जरूर, इस पे भी हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। और राइट फ्रॉम जो बेसिक एजुकेशन और गाइडेंस है जो हमारे किसानों के पास, आप यहाँ पे खाद भर देते हैं लेकिन उनको सब ठीक से समझाते भी नहीं, कौन सा खाद कैसे डालना है, कौन सा हमारा जो बीज है, सही क्वालिटी का बीज कहाँ से लाना है, कैसे उसको यूज करना है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। नहर का प्रॉब्लम देखिए, नहर खुदे हैं, आधे नहर, पानी नहीं आता नहर में। आपके पास बिजली का प्रॉब्लम है, आप सिंचाई जब करने जाते हैं, आप बिजली के प्रॉब्लम से आप अपनी ठीक से सिंचाई नहीं कर सकते। जो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस का इशू चल रहा है वो तो एक साइड में चल रहा है, जिसके चलते उन्हें बार बार तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ आप देखिए कि आप जब कटाई कर भी लेते हैं तो आपके पास रखने का, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं दिया गया हमारे किसानों के लिए, कोई ऐसा सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं है। कोऑपरेटिव सिस्टम्स हमारे खेतों के लिए इस तरह से आज तक हम डेवलप नहीं कर पाए कि एक समूह किसानों का मिलके इस तरह का ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ काम कर सके। तो स्टोरेज का इशू है। उसके साथ आपको पता होगा कि हमारे पास मंडी तक नहीं है हमारे किसानों के लिए, जहां जाके वो अपनी सही उचित मूल्य में अपना सामान बेच के आ सके। स्टोरेज नहीं होने और मंडी नहीं होने कारण से अभी रिसेंटली मान लीजिए जो गेहूं का कटाई हुआ, लोग 2200 रुपए में अपनी गेहूं बेच के आए हैं, जो कि थोड़े दिन रख लेते तो हो सकता है 3700 4000 तक का उनका रेट जा सकता था। अब इतना ज्यादा जो नुकसान हुआ किसान का, तो ये पूरा जो हमारा किसान के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कागज में सब दिखता है, जमीन पे नहीं है। तो यही मैं शुरुआत में आपसे जो कहा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको किस तरह से हम धरातल पे ठीक से ला सकते हैं, इस पे हम काम करेंगे और इसमें किसानों का बहुत बड़े लेवल पे इनके लिए ये हेल्पफुल होगा। पावर प्लांट और वो डेवलपमेंट के नाम पे हमारे लोगों का शोषण जिस तरह से होने लगा, या जिस तरह से लोग अपने ही घर में पिटाई खाने लगे, ये गलत मैसेज जाता है। यहाँ कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा होने से डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम काम करेंगे और इसमें जो भी दोषी है, आई एश्योर यू कि एमपी होने के बाद हम उचित कार्रवाई करके उसके ऊपर जो भी पनिशमेंट होना चाहिए उनका जरूर होगा। अभी समय मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आखिर 7 दिन बचे हुए हैं, लोग यहाँ आपको बरगलाएंगे, लोग आपको, इनफैक्ट मेरा हो सकता है कि एआई से वीडियो भी बना के कुछ ऐसी आपके सामने पेश कर दिया जाए कि मैं चुनाव का, कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, इनको सपोर्ट। आप बिल्कुल मेरी बात, मैं भी आके अगर आज से कोई भी नेगेटिव बात करता हूँ मत मानिएगा, तो मैं नहीं हो सकता हूँ। हम लड़ाई में आगे हैं, हम जीत रहे हैं, हम पूरी तरह से लड़ाई में हैं। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि ये मारीच यहाँ पे हुआ करते थे, ये सब मारीच रूपी बन गए हैं यहाँ पे आज के राजनेता, और ये आपको ठगने की कोशिश करेंगे, आपकी पवित्रता, आपकी सरलता को ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बचना है और सीधा क्रमांक संख्या 8 पे सेव निशान पे हमें अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करने के लिए उस पर बटन दबाना है, ताकि अगले 5 साल तक आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ, हम साथ मिलकर काम करें और कोई आपको दबा ना सके। आपके रेसिग्नेशन को ले